अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मैं आज अपने घर पे सोलर इंस्टॉल करने लगा हूँ और इस पे मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि किस प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको गौर करना पड़ता है। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि सोलर की जो प्राइसेस हैं वो ड्रास्टिकली लो हो गई हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो रुझान है सोलर की तरफ बढ़ रहा है और लोग सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं। लाइक 1/3 हो चुकी है पिछले 1 से 1.5 साल की प्राइस को अगर कंपेयर किया जाए। तो मैंने भी मौके की मुनासबत से सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं यूनिट्स, तो जो सा है मैंने इसको सोलर को इंस्टॉलेशन शुरू की है। तो कुछ चीज़ें मैं जनरली शुरू करूँगा, आप ये दिखा दूँ आप लोगों को साथ साथ कि मैंने जो है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर L2 स्ट्रक्चर बोला जाता है जिस पे मैं ये प्लेट्स लगा रहा हूँ। और दूसरा ये देखिएगा, ये सारी मेरी प्लेट्स इसी तरह छत पे भी लगी हुई हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको मेरे साथ में एक लगा हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी ये मैं बताता चलूँ कि ये जो प्लेट्स हैं ये जिनको कि एन टाइप प्लेट्स हैं, एन टाइप और पी टाइप दो तरह की प्लेट्स होती हैं, जिनमें एन टाइप जो प्लेट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, बेहतर होती हैं, इनका सेल ज़्यादा प्योर होता है। और इनमें भी आगे डुअल साइडेड प्लेट्स भी आती हैं, जैसे कि ये सिंगल साइडेड प्लेट्स हैं और वो जो सामने लगी हुई हैं मेरे, वो डुअल साइडेड प्लेट्स हैं, जो कि ज़्यादा कामयाब तब हैं जब आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाएं। वरना अगर आप ये सरफेस माउंटेड लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप डुअल साइडेड प्लेट्स लगा रहे हैं, बिकॉज डुअल साइडेड का मतलब कि लाइट ज़मीन से या इर्द गिर्द से रिफ़्लेक्ट होकर भी सेल्स में जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये इसका एक पर्सपेक्टिव हो गया। फिर इसमें ये कि आप लोग अगर एलिवेटेड लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनानी है, बट स्टिल अगर आप L2 स्ट्रक्चर भी लगा रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि मैंने इसमें स्टील डाल के कंक्रीट कर दी है इसके पैड्स में, और ये ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए आंधी या तूफ़ान से, ये प्लेट्स जो उनसी हैं डिसमेंटल ना हो जाएं, उड़ ना जाएं। उसके अलावा ये मैंने जो केबल यूज़ की है GM की 6 mm केबल यूज़ की है, DC केबल जो कि यूजुअली 1500 वोल्ट्स DC तक बर्दाश्त कर सकती है। इसका मैं दिखाता चाहूँ कि एक जो प्लेट है यूजुअली, ये अभी मैं इंस्टॉलेशन के साथ साथ वीडियो भी बनाऊँगा, एक प्लेट यूजुअली 43 वोल्ट्स की होती है। तो एक स्ट्रिंग में मैं 10 प्लेटें लगाऊंगा और वो 430 वोल्ट्स बन जाएंगे। तो इसी तरह की मेरे, क्योंकि 12 किलोवाट है, 20 प्लेट्स हैं मेरी, तो मैं 10-10 प्लेट्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाऊंगा और एक जो मेरी स्ट्रिंग है वो 430 वोल्ट्स की होगी। इस तरह मैं 2 इन्वर्टर्स यूज़ करूंगा, वो मैं इन्वर्टर्स भी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। 6-6 किलोवाट के मेरे 2 इन्वर्टर्स ये लगे हुए हैं। और इनमें एक पे 430 वोल्ट्स की एक स्ट्रिंग आएगी और दूसरी स्ट्रिंग 430 वोल्ट्स की इसमें आएगी। और ये मेरी सारी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस मैंने लगाई हैं, AC ब्रेकर्स, DC ब्रेकर्स, AC SPDs, DC SPDs, वोल्टेज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। और ये सारी मेरी केबलिंग थ्रू डक्ट्स जो सी है, मैं ऊपर से और डक्ट्स के थ्रू ले आया हूँ। और यहाँ पे मेरी अभी केबल्स इंस्टॉल हो जाएंगी, वो भी मैं शेयर करता हूँ। ये मेरे पास एक क्लैंप मीटर है यूनिटी का, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मेरा यूनिटी का क्लैंप मीटर है, जिससे कि मैं अभी चेक करूँगा जब मेरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाएगा। इस पर मैं सारे फंक्शंस दिखाऊँगा कि मेरी एक प्लेट जो है कितने वोल्ट्स जनरेट कर रही है। साथ बताता चलूँ कि आपकी प्लेट्स को चेक करने के मुतअद्दिद तरीके हैं। एक मैं अभी आपको शो करवा रहा हूँ कि इनका बार कोड होता है, बार कोड से आप चेक कर सकते हैं कि ये प्लेट जेन्युइन है या नहीं। वरना दूसरा तरीका जो ज़्यादा रिलायबल तरीका ये है कि आप पैनल को धूप में रखें, जब पड़े हैं। अभी थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है वेदर, तो इतनी ज़्यादा जनरेशन नहीं है। मैं अभी इसमें ये शेयर कर देता हूँ कि हम जब इसको धूप में रख रहे हैं तो ये कितनी वोल्टेज जनरेट करेगा। इसकी वो डाटा शीट में आप चेक कर लें, अगर जितनी 43 वोल्ट्स या 44 वोल्ट्स अगर डाटा शीट पे लिखा है और उतनी वो वोल्ट्स जनरेट कर रहा है, तो इट मीन्स के ये जो पैनल है ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है। इसी तरह मैंने जो अभी इन्वर्टर्स अपने शो करवाए, ये IP रेटेड इन्वर्टर्स हैं।
जो कि वाटर से जिनको प्रोटेक्ट करना होता है। इसी तरह IP65 रेटेड इन्वर्टर्स भी होते हैं जो आउटडोर इंस्टॉलेशन भी हो जाते हैं, उन पर पानी की थोड़ी सी शावर भी अगर पड़ जाए तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर करता चलूँ कि मैंने जो इसकी स्ट्रिंग्स है वो थ्रू कंड्यूट पाइप्स मैं इनका रूट दे के यहाँ पे मेरे अंदर इस जगह पे इन्वर्टर्स लगे हैं, इधर मैं अंदर ले जाऊँगा उसको। और ये मैंने ऊपर से भी मेरे 8 पैनल्स ऊपर भी लगे हैं और 12 पैनल्स मेरे यहाँ पे लगे हैं, तो ये कनेक्ट कर दूँगा और बैटरीज़ में स्टोरेज कर लूँगा। और बैटरीज़ का भी मैं बताता चलूँ कि मैं बैटरीज़ के लिए ये कर रहा हूँ कि मैं दोनों इन्वर्टर्स को कॉमन करके और मैं अपने एक ब्रेकर में लेके आऊँगा, ब्रेकर से आगे मैं बैटरीज़ कॉमन कर दूँगा। मेरे दोनों इन्वर्टर्स ही बैटरीज़ को चार्ज करें और दिन में मैं यूज़ भी करूँगा और बैटरीज़ भी फुल रखूँगा। और फ्यूचर में, क्योंकि अभी मेरे पास, मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, मेरे ब्लॉक में अभी फ़िल वक्त नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये करूँगा कि मैं वेट करूँगा जब तक नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं है। मैं अपनी बैटरीज से यूटिलाइज़ करता जाऊँगा और दिन में यूज़ करता जाऊँगा। जब नेट मीटरिंग अवेलेबल हो जाएगी तो मैं अपने एक इन्वर्टर को नेट मीटरिंग पे ले जाऊँगा और एक इन्वर्टर को मैं बैटरीज़ के लिए जो है रखूँगा एज अ हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड का ये फ़ायदा है कि उसमें आप स्टोरेज भी ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और अगर हो सकता है मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़े, आप ये भी आपने ज़हन में रखनी है चीज़ कि 3 फेज़ इन्वर्टर्स पे यूजुअली कुछ एरियाज़ में, जैसे कि बहरिया टाउन 3 फेज़ इन्वर्टर्स पे नेट मीटरिंग करता है, तो हो सकता है मैं ये एक्सचेंज करके एक ही 3 फेज़ इन्वर्टर ले लूँ 12 किलोवाट का और उस पर मैं नेट मीटरिंग स्टार्ट कर दूँ। बिकॉज़ नेट मीटरिंग का फ़ायदा ये है कि मेंटेनेंस फ्री है। बैटरीज़ जो सी हैं मैं अभी शो करवा रहा हूँ, जैसे मैंने डेवो की बैटरीज़ परचेज़ की हैं 145 एम्पेयर आवर, और वो जो है डेफिनेटली उनकी एक लाइफ है, 1 साल वारंटी है, 2 या 2.5 साल वो चलेगी। तो ये सब चीज़ें थी इंस्टॉलेशन की गाइड। मैंने अभी साथ साथ वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग चेक कर रहे होंगे स्क्रीन पे कि किस तरीके से, किन प्रोसेस से गुजरना पड़ा है मुझे अपना। ये आप देख रहे हैं कि ये मार्बल मुझे कट करना पड़ा है, इसे कट करके मुझे नीचे जाके सरिया ऐड करके ये कंक्रीट के पैड्स बनाने पड़े हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे सरफेस के साथ, क्योंकि मैंने ये टवीरा मार्बल लगाया है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इसकी पकड़, तो मैंने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरिया यूज़ करके कंक्रीट की स्लैब्स बना दी हैं ताकि ये प्लेट स्टेबल रहें। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी डायरेक्शन, ये मैं अपनी साथ एक आई बटन में एक वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन हमेशा फेसिंग साउथ होनी चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे साथ भी पैनल्स लगे हैं, ये भी सामने मैं पैनल शो करवा रहा हूँ। ये सब पैनल्स की डायरेक्शन वही है जो मैंने रखी है और वो एक स्टैंडर्ड है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, इट इज़ फेसिंग साउथ। और एंगल जो है इट डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड एरिया। यूजुअली आइडियली जो एंगल है, ऑप्टिमल एंगल, वो 27 डिग्रीज़ होता है। तो अगर आप गर्मियों में डिज़ाइन कर रहे हैं तो 27 - 15 कर दें, उसके राउंड अबाउट मैंने अभी 18 का एंगल दे रहा हूँ। और अगर सर्दियों में कर रहे हैं तो आप ठंडे एरिया में हैं तो आप 34 यानी कि 27 + 15 कर दें, तो वो लाइक 44, 43 या 40 के करीब आप एंगल रख सकते हैं गर्मियों में। और जबकि आपके पास अगर ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो इसमें आपके पास लिमिटेशन है कि आपके पास 10, 11, 12, 6, 7 भी एंगल रखना आपकी कई बार मजबूरी भी होती है बिकॉज ऑफ योर स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स। जबकि L2 स्ट्रक्चर में आपके पास एंगल आप चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास ये L2 स्ट्रक्चर, इस पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इसका एंगल चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं गर्मियों और सर्दियों के लिहाज से। इसी तरह मैं बताता चलूँ कि ये सारे जो उनसे हैं, हम जो सारा मेरा टोटली वायर्स जाएंगी, मैं अपने 2 फ्लोर्स हैं घर के, उन दोनों को फीड करूँगा और वो एक अर्थ भी मैं लेके आऊँगा, अर्थ केबल भी, वो जाके ग्राउंड में चली जाएगी। इन केस ऑफ एनी फॉल्ट वो मेरी चीज़ों को ग्राउंड कर देगी। दोस्तों इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ प्राइसिंग के हवाले कि ये 585 वाट्स की प्लेट है और मैंने जब ये ख़रीदी थी मुझे लाइक 2 वीक्स हो चुके हैं। अभी आज की जो डेट है, आज 3 मई 2024 है, तो मैंने लाइक 2 वीक्स पहले ख़रीदी थी। तो ये इसकी कीमत 28,000 रुपये थी एक प्लेट की कीमत, जबकि आजकल का जो रेट है ये 25 या 26,000 की है। कैनेडियन की डुअल साइडेड जोन सी और शायद 27,000 की हो, 26-27,000 की। ये 25-26,000 की, 1-2 हज़ार रुपया सस्ती है।
इसी तरह मैंने जो IP21 के इन्वर्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनकी प्राइस इस टाइम तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। तो कमी बेशी थोड़ी बहुत हो जाती है, इट डिपेंड्स ऑन आवर नेगोशिएशन। और जो बैटरीज़ हैं लाइक वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको 2 से लेकर 2.5 पौने 3 लाख तक भी अपने बजट को कर सकते हैं, या बहुत छोटी हो तो 1.5 पौने 2 लाख की भी हो सकती हैं बैटरीज़। तो इसी तरह फिर आपका जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, ये मैं 12 किलोवाट का सिस्टम लगा रहा हूँ। इसमें अर्थिंग, इसमें इंस्टॉलेशन, इसमें ब्रेकर्स, केबल्स, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है वो ज़्यादा महंगा होता है। ये सारी चीज़ों की प्राइसिंग, पैनल्स की प्राइसिंग, इन्वर्टर्स की प्राइसिंग डाल के ये तकरीबन 1.4 से 1.5 मिलियन तक बन रही है। तो अगर हम ऑन ग्रिड जिन लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है तो वो 1 मिलियन या 9 लाख तक भी जो है अपना सिस्टम लगा सकते हैं। बिकॉज़ मैं 2 इन्वर्टर्स लगा रहा हूँ और दोनों हाइब्रिड हैं, और बैटरीज़ की एडिशनल कॉस्ट है। तो उनके केस में नेट मीटरिंग की कॉस्ट आ जाती है ऑन ग्रिड में, तो वो 1.5 लाख रुपया लग जाता है। तो कम बेश वो भी 9 से 10 लाख रुपए में आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम इजीली लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल चीज़ें लगाई जाएं तो 8 लाख में भी, 8.5 लाख में भी अभी करंटली पॉसिबल है। ये मई 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। तो सबसे पहले तो मैं ये कवर कर लूँ कि मैं बैटरीज़ कौन सी ले रहा हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैं हाइब्रिड जो है सिस्टम लगाना चाह रहा हूँ, और मैंने डेवो की जो है बैटरीज़ परचेज़ की हैं अभी। ये इसका मॉडल है DIB 180 145 एम्पेयर की ये बैटरीज़ हैं, 145 एम्पेयर आर। तो क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हर बैटरी 12 वोल्ट्स की होती है, 12 वोल्ट ईच। तो हमारे जो इन्वर्टर्स हैं वो 48 वोल्ट्स के ऊपर वो चलते हैं। तो मुझे 4 बैटरीज़ लगाना ज़रूरी हैं। ये एडअप होके 48 वोल्ट्स बना देंगी, जिस पे मेरा इन्वर्टर ऑपरेट करेगा। तो इसमें ऑप्शंस भी हैं बैटरीज़ में। इसमें ओसाका ब्रांड है, मैंने डेवो की ली हैं। डेवो इज़ अ गुड ब्रांड, डीप साइकिल बैटरीज़ हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, 1 ईयर वारंटी मिल रही है। इसमें ओसाका भी है, एक्साइड भी है, फिनिक्स भी है, जिनकी अच्छी बैटरीज़ आ रही हैं। जी दोस्तों, इसमें मैं बताता चलूँ, ये अब मेरी देख रहे हैं अभी पीछे कुछ 2 प्लेट्स अभी रहती हैं इंस्टॉलेशन की, मैं साथ साथ कवर करता जाऊँगा। और ये आप देख रहे हैं ये डक्ट आ रही है, मैं थोड़ा बताता चलूँ कमरे को। ये मेरी ऊपर जो है थ्रू आउट ऊपर से PV आएगी, और ये थ्रू आउट मैं नीचे, ये मैंने पाइप ऑलरेडी रखा हुआ था इस जगह पे, ये आप देख रहे हैं। ये पाइप थ्रू आउट मेरी जो है घर में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं उसमें जाएगा। और मैंने इसका जो इन्वर्टर है मैं इस जगह पे लगा रहा हूँ, और इस जगह पे मैं बैटरीज़ इसकी प्लेस करूँगा। यहाँ पे 4 बैटरीज़ मैं लगाऊँगा, और मैं इन दोनों इन्वर्टर्स पे वो बैटरीज़ कॉमन कर दूँगा, यानी कि इन दोनों का आउट एक ब्रेकर में आएगा, डबल पोल ब्रेकर में, और वो वहाँ से उन बैटरीज़ में चला जाएगा। ये दोनों मेरे हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं मैक्स पावर के, सनट्रॉनिक IP21, और ये उन बैटरीज़ को चार्ज करेंगे। और ये इनके मैंने जो ब्रेकर्स दिए हैं, प्रोटेक्शन दी हैं, 2 मेरे पास AC के डबल पोल ब्रेकर्स हैं, 2 DC के डबल पोल ब्रेकर्स हैं, 2 मेरे पास SPDs, ठीक है, AC और DC की 2 वोल्टेज प्रोटेक्टेड डिवाइसेस लगाई हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए। इसकी सेटिंग्स हम इसको इंस्टॉल करने के बाद करेंगे। ये मैंने कंड्यूट्स जो डक्ट में लगाऊंगा, ये मैंने होल्ड किया है, ये मैं बाहर से दिखाऊंगा कि बाहर से मेरी स्ट्रिंग आएगी इस जगह पे डक्ट के अंदर अंदर होते हुए, और इन्वर्टर्स में चली जाएगी बैटरीज़। अभी हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, मैं सारा प्रोसेस शेयर करता हूँ इसमें। अच्छा, इन इन्वर्टर्स के थोड़े स्पेसिफिकेशंस मैं बताता चलूँ। ये IP21 रेटेड है ये इन्वर्टर्स। IP21 मींस कि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। अगर वाटर की कोई शावर या कोई छींटा बारिश के दौरान पड़ जाता है तो ये उससे प्रोन नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। उसके लिए अगर आपकी आउटडोर इंस्टॉलेशन है जिस पे पानी गिरने का ख़तरा हो सकता है तो आपको IP65 इन्वर्टर्स लगाने चाहिए, फिर आपको IP21 इन्वर्टर्स नहीं लगाने चाहिए। और इन इन्वर्टर्स की एक स्पेसिफ़िकेशन ये मैं बताता चलूँ कि इनके नीचे आप ये देख रहे हैं इनके पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसमें DC पोर्ट है, और इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो है स्मार्ट लोड। स्मार्ट लोड मींस कि मैं जो बैटरी से सिर्फ स्मार्ट लोड कनेक्ट करूँगा, वो मैं अपने यानी कि अपनी बैटरीज़ को जो नेसेसरी लोड है, जस्ट लाइक
लाइट्स और फैंस वो मैं उस पर चला सकूँगा। ये मेरी केबल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फास्ट केबल्स और ये 6 mm की है फॉर एसी साइड। और एक कुछ GM केबल्स भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी 6 mm की है एसी साइड के लिए। और जो मेरी जो कि मेरे सोलर प्लेट से आउट आएगी, इन्वर्टर्स में इन आएगी, वो भी मैं 6 mm की DC केबल यूज़ कर रहा हूँ। वो GM केबल्स की टिन कोटेड वो केबल है जिसकी मैंने ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिएगा, ये यूनिटी ब्रांड का मेरे पास क्लैम्प मीटर है और इस क्लैम्प मीटर से मैं जो है अपनी ये जो टर्मिनल्स हैं अपने ये वाले टर्मिनल्स, जब मैं ये सोलर कनेक्टेड की होंगी जो प्लेट्स मैंने इनमें मैं लगा के इसकी वोल्टेज चेक कर सकता हूँ, जो कि इन्होंने अपनी डाटा शीट में क्लेम की होती है कि कितने वोल्ट्स की ये प्लेट है। तो इससे ये चेक हो जाएगा कि ये प्लेट जेन्युइन है या B ग्रेड या C ग्रेड है प्लेट। तो ये क्लैम्प मीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी का ये क्लैम्प मीटर है। तो इसी तरह वीडियो कंक्लूड करता हूँ। इसमें कुछ एडिशनल आइटम्स मैं अभी साथ साथ ऐड कर चुका हूँ। तो आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़ैकम असलम सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को बेहतर करने के लिए आप मुझे मशवरा दें। इस वीडियो में कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।